नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज पांडे जीएस पुराण में आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम घटना सार के अर्धवार्षिकी करंट अफेयर हाफ ईयरली करंट अफेयर की पढ़ाई कर रहे थे हम लोग। 5-6 लेक्चर आ चुके हैं इस सीरीज में। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, इसको देख लीजिए। सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम, चाहे वो पीसीएस के हों, चाहे आरओ के हों और चाहे यूपी पुलिस के। जी हाँ, जैसे आपको पता है 23 अगस्त से यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी है। जब ये पूरी मैगजीन खत्म हो जाएगी तो हम इसका कंपाइलेशन वीडियो देंगे। आप उसको देख लेंगे तो जो आखिरी के 6 महीने के करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश पुलिस की में, उसके बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आपका रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए तो हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की जीत के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। आपसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि पीएम मोदी ने किस दिन शपथ लिया था? तो 9 जून 2024 को शपथ लिया था। पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। पहली बार 26 मई 2014 को, दूसरी बार 30 मई 2019 को और तीसरी बार 9 जून 2024 को। ठीक है, मोदी से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार 3 बार कार्यकाल की शपथ ली। 1952, 1957 और 1962 के लिए देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए दिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत 240 सीट से वंचित रही, लेकिन उसके गठबंधन एनडीए ने 293 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। 9 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शपथ ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, 5 नेताओं ने राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 नेताओं ने राज्य मंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रणनील विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ तथा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को आमंत्रित किया गया था। इसमें आप ऐड कर लीजिए कि प्रधानमंत्री नेपाल का इसमें बदल गया है, अब केपी शर्मा ओली हो चुके हैं। जी हाँ, ये कल परसों की न्यूज है, केपी शर्मा ओली हो चुके हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, इसमें लिखा हुआ है सागर विजन। सागर विजन किससे संबंधित है? ये सागर जो है सिक्योरिटी, अगर इसका फुल फॉर्म देखें SAGAR, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल फॉर रीजन। ठीक है, तो सागर ये जो एक मैरीटाइम बाउंड्री है भारत की, उससे संबंधित देशों के साथ भारत अपने नेबरहुड पॉलिसी को बनाता है ताकि हम अपने इंडियन ओशन में एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले सकें, एक अपना क्या कहते हैं अपने प्रेजेंस बना सकें। ठीक है, तो एक छोटा सा एक यहाँ एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मोदी के नेतृत्व में गठित एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों में तेलुगु देशम जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, शिंदे गुट यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का और जनता दल सेकुलर, राष्ट्रीय लोकदल, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शामिल है। सहयोगी दलों के 11 मंत्री सहित मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की 71 संख्या है। मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री यानी 2 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री को जगह मिली है। 33 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है। मोदी 3.0 में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से, 10 मंत्री अनुसूचित जनजाति से, 5 अनुसूचित जनजाति से, 10 जो है अनुसूचित जाति से थे और 5 अनुसूचित जनजाति थे, मतलब 10 एससी से, 5 एसटी से थे और 5 माइनॉरिटी समूह से थे, यानी 5 अल्पसंख्यक समूह से थे। इस सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। जी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पहली बार सरकार के गठन में एक भी मुस्लिम को प्रधानमंत्री के कैबिनेट में, मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली है। मोदी मंत्रिमंडल देखा जाए, नरेंद्र मोदी को क्या मिला हुआ है, उन्होंने क्या रखा है? ठीक है, अपने पास प्रधानमंत्री तो है ही हो,
कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन उनके पास है, परमाणु ऊर्जा उनके पास है, अंतरिक्ष नीतिगत मुद्दे, वे सभी अन्य विभाग जो मंत्रियों को नहीं बांटे गए, ठीक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग, जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना दिया गया है, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामले दिए गए हैं, एच जयशंकर विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर जो है, जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्हें ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास दिया गया है, एच डी कुमार स्वामी को भारी उद्योग और इस्पात, पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा, जीतन मांझी को एमएसएमई मंत्री बनाया गया है, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को पंचायत राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाज रानी जलमार्ग, वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन, प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं जन वितरण, नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा। तो ऐसे कई मंत्रियों को ऐसी जगह दे रखी है जो इंपॉर्टेंट मंत्रियों से, उनको आप देख लीजिए, जैसे अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री रिपीट कर दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी है, सूचना मंत्रालय भी है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार दूरसंचार पूर्वोत्तर विकास का मंत्री बनाया गया, पहले ये सिविल एविएशन में मंत्री थे, ठीक है, हवाई जहाज वाले में। भूपेंद्र यादव वन पर्यावरण जो पहले थे, इस बार भी रिपीट कर दिया गया है। ऐसे कई, अन्नपूर्णा देवी को देखिए, अन्नपूर्णा देवी को बना दिया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पहले ये पद किसके पास था, स्मृति ईरानी जी, जो अमेठी से इस बार चुनाव हार गई। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय भी इनको थमा दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मनसुख मांडविया को श्रम रोजगार एवं खेल युवा मंत्रालय, चिराग पासवान को खाद्य मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से मंत्रियों को अपना अपना विभाग मिला, इसमें सब याद करने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं जैसे विदेश, रक्षा, क्या कहते हैं आपका गृह मंत्रालय और इंपॉर्टेंट जैसे एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सबको देखा जाता है, इंपॉर्टेंट ये सब सवाल में आते हैं, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको राज्य मंत्री भी याद करने की जरूरत नहीं है, काफी है, इतना कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन सबको स्किप करता हूँ, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि याद भी करना जरूरी होता है, ठीक है। इसमें से जितने मंत्री इंपॉर्टेंट सबको देख लिया गया है, कोई और इंपॉर्टेंट मंत्री हो तो जरूर देखेंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसा है नहीं, इसलिए आइए आप आगे आते हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव, 18वीं लोकसभा का के लिए 19 अप्रैल से 1 जून तक 2024 के बीच में 7 चरणों में चुनाव आयोग द्वारा कराए गए चुनाव के बाद 4 जून 2024 को रिजल्ट दिया गया। इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बहुमत प्राप्त किया, किंतु सत्ता में उसकी ताकत कमजोर करते हुए विपक्षी गठबंधन को INDIA को भी उसके नजदीक ही लाकर इस चुनाव ने खड़ा कर दिया। अब की बात 400 पार के एनडीए के नारे के सपने को चूर करते हुए उसकी सीटों की संख्या पहले की 350 से घटकर 293 तक पहुंच गई, जिससे भाजपा की सीटों की संख्या 240 ही रह गई। इससे सरकार की स्थिरता के लिए सहायक दलों पर एनडीए की निर्भरता बढ़ गई है तथा टीडीपी और जेडीयू की किंग मेकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। लोकसभा के इन परिणामों ने विभिन्न पूर्वानुमानों के साथ साथ 2 दिन पूर्व जो 2 जून को ही जारी विभिन्न एग्जिट पोल्स को भी गलत साबित कर दिया। राम मंदिर के नाम पर अपने पक्ष में भारी मतदान की उम्मीद कर रही भाजपा की सीटों की संख्या यूपी में 33 रह गई, जबकि अयोध्या वाली फैजाबाद की सीट पर भी पराजय का सामना उसे करना पड़ा। पीएम मोदी ने स्वयं 4.79 यानी लगभग 4.5 लाख मतों से 2019 में तथा 4.25 लाख मतों के अंदर से 2014 में बनारस में जीते थे, लेकिन इस बार उनकी विजय का अंतर मात्र 1.5 लाख मतों का रहा। सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों के सहित कुल 18 मंत्री इस बार चुनाव में पराजित हुए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया की स्थिरता इस प्रकार रही। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें, टीडीपी 16, जनता दल यूनाइटेड 12, शिवसेना ये जो सिंधे वाला गुट है 7, पट्टाली मक्कन काटची को एक भी सीट नहीं मिला। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की 5 सीटें, जिसके चिराग पासवान प्रमुख है इस समय। एनसीपी को 1 सीट है, जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस को 2 सीटें, अपना दल सोनेलाल को 1 सीटें, असम गण परिषद को 1, अम्मा मकुल मुन्नेन 1 और ऐसे कई पार्टियां हैं जिनको अलग अलग सीटें मिली हैं। अगर इनका योग देखा जाए तो 293 सीटें बनता है, ठीक है।
अब आइए जो दूसरा गठबंधन था, इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA गठबंधन का देखते हैं। इसमें कांग्रेस का 99, सपा का 37 और माकपा का 4, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 29, ऐसे करके सभी ने अपना अपना योगदान दिया है और कुल मिला के जो इनका गठबंधन है 234 सीटें प्राप्त की। अन्य दल जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं थी उनका योग मिला दिया जाए तो कितना 16, जिसमें बसपा जो यूपी की पार्टी है जिसने एक भी सीट प्राप्त नहीं की। लोकसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा हेतु निर्विरोध चुने गए। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा संसद सदस्य निर्विरोध चुना गया, तो मुकेश दलाल चुने गए निर्विरोध। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है। उनकी उम्र 25 वर्ष और 3 महीने की है। तो यूपी से क्या कहते हैं संबंधित ये करंट अफेयर है तो इम्पोर्टेंट है। कौशाम्बी से जो सांसद बने पुष्पेंद्र सरोज नाम है इनका, और ये जो है सबसे कम उम्र के सांसद हैं। बिहार के समस्तीपुर से लोजपा रामविलास के टिकट पर निर्वाचित सांभवी दूसरी सबसे युवा सांसद हैं। इनकी आयु 25 वर्ष और 11 महीने है। भाजपा के शंकर लालवाणी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,052 मतों के अंतर से जहां निर्वाचित हुए, वहीं उत्तर पश्चिमी मुंबई से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर ने केवल 48 मतों से के अंतर से विजय इस चुनाव में दर्ज की है। असम के जेल में निरुद्ध कट्टरपंथी खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह संधू ने जेल में रहते हुए खडूर साहिब पंजाब में निर्वाचित क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लगभग 2 लाख मतों के अंतर से चुनाव जीता है। वहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद ने कश्मीर के बारामूला सीट से एनसीपी के उमर अब्दुल्ला को 2 लाख वोटों से अधिक हराया है। 18वीं लोकसभा के निर्वाचित 543 सांसदों में 74 महिलाएं हैं, जबकि पिछली 17वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला की सांसदों की संख्या 78 थी। 74 महिला सांसदों में 30 भाजपा के, 14 कांग्रेस के, 4 सपा के, 11 टीएमसी के और डीएमके के 3, ऐसे सब मिला के हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए 8वीं बार लोकसभा के लिए जहां निर्वाचित हुए हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी 7वीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। तो देखिए आज हमने यहीं तक इसको क्या जो पढ़ा है, ठीक है। हमको आज वीडियो को इसी समय बंद करना पड़ेगा कुछ कारणवश। हम अगले जल्द ही कल नया लेक्चर लेके आएंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे जो ये मध्य प्रदेश में नोटा के लिए जो लिखा हुआ है, ठीक है। तब तक पुरानी वीडियो को आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।